चलो भाई थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपने ऑन वैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब वैलिड नहीं है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर उस सिचुएशन में। देखो पहला पॉइंट क्या है, गारंटी ऑब्टेन थ्रू कंसीलमेंट और मिसरिप्रेजेंटेशन। क्रेडिटर या फिर मिस्टर एक्स, आपने कोई ऐसा फैक्ट है जिसके जानने से मेरा डिसीजन चेंज हो सकता था, आपने वो फैक्ट क्या किया, कंसील किया। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट मींस किसी फैक्ट को हाइड करना, किसी फैक्ट को छिपाना, और वो फैक्ट जो कि मेरे डिसीजन को इफेक्ट कर सकता था, आपने वो फैक्ट छुपाया। या फिर मुझे मिस रिप्रेजेंटेशन किया है, मुझे गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। आपने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड करे, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया, उसमें कुछ उलट पुलट बातें लिखी हुई हैं, कर कुछ और रहे हो, लिखा कुछ और है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया या फिर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया। जो फैक्ट बताए या तो वो गलत थे या फिर फैक्ट आपने मुझे बताए ही नहीं, छुपाए हैं, और वो भी वो फैक्ट जिससे कि मेरा डिसीजन चेंज हो सकता था। तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनवैलिड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाता है। आपको पहले भी मैंने बताया था, ये जब एसेंशियल पढ़ रहे थे हम गारंटी के, कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड होगा। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है तो जो श्योरिटी है वो क्या हो जाएगा, श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, हमने पहले पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है मिसरिप्रेजेंटेशन कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तो इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम पे तो सब कुछ चंगा था जी, चंगा एकदम फर्स्ट क्लास था उस टाइम पे, लेकिन बाद में जाके फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आए कि क्रेडिटर ने मिस्टर बी को बात वो बताई ही नहीं। लेट्स सपोज कि इसके जो सिक्योरिटी मिलती है वो सिक्योरिटी हैम्पर हो गई, या फिर कुछ और ऐसा कुछ हुआ जो कि इसमें जो फैक्ट मटेरियल फैक्ट था, अगर मुझे पता हो वो फैक्ट तो मैं अपनी गारंटी जो है वो ना दूं। वो फैक्ट मुझे बाद में जाके पता चलता है या फिर मुझसे छुपाया जाता है, तो बाद में जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर इनवैलिड हो गया सब्सिक्वेंटली भी, तो जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइन। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अकॉर्डिंग जो हमारा क्रेडिटर है, बैंक है, वो तब तक मुझे स्यू नहीं कर सकता, तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमिन नहीं कर सकता है, जब तक कि जो एक को-श्योरिटी का कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, जब तक वो को-श्योरिटी मुझे ज्वाइन ना कर ले। तो अगर वो को-श्योरिटी मना कर देता है ज्वाइन करने से, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हुआ तो श्योरिटी अपनी लायबिलिटी से क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ये था हमारे 3 मेजर हेड्स जिसमें डिवाइड किया हुआ है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। चलो भाई चलो, श्योरिटी की लायबिलिटी हमने कर ली कि लायबिलिटी से कब डिस्चार्ज हो जाएगा श्योरिटी। अब डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी के क्या क्या राइट्स होते हैं वो पढ़ते हैं, और क्या आपको राइट्स बता रहा हूं। सबसे पहले अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। देखो 3 पर्सन के अगेंस्ट राइट होते हैं श्योरिटी के। कौन कौन से 3 पर्सन है, एक तो प्रिंसिपल डेटर हो गया, मिस्टर एक्स प्रिंसिपल डेटर हो गया, दूसरा क्रेडिटर हो गया, बैंक हो गया, तीसरा को श्योरिटी। तो इसके साथ में मिस्टर बी के साथ में जो को श्योरिटी होगा, उन 3 के अगेंस्ट उसके राइट होते हैं। प्रिंसिपल डेटर यानी मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स के अगेंस्ट मेरा क्या क्या राइट्स होंगे। सबसे पहले दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, पहला बाद में करेंगे। राइट ऑफ इंडेमनिटी। राइट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, लेट सपोज मिस्टर एक्स ने अपनी लायबिलिटी रीपे नहीं कर पाया, जो लोन उनको रीपे करना था नहीं कर पाया, तो प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी लायबिलिटी होती है, वो उसने पे नहीं कर पाई, तो सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी आई, मिस्टर बी की, जो कि एक श्योरिटी है। श्योरिटी ने वो लायबिलिटी बैंक को पे कर दी। उसके बाद राइट ऑफ इंडेमनिटी होता है श्योरिटी के पास अगेंस्ट दिस पर्सन, यानी मिस्टर बी बोलेगा कि जितना भी सम मैंने पे करा है, जितना भी मैंने ड्यू आपका पे करा है, वो लेने का राइट अब इंडेमनीफाई करो मुझे। कौन इंडेमनीफाई करेगा, प्रिंसिपल डेटर मिस्टर एक्स। एक राइट, तो ये तो ऑब्वियस सा राइट है, कोई मतलब जब ये ऑन बिहाफ ऑफ दिस पेमेंट करेगा बैंक को, तो इसके पास राइट आएगा कि अब वो पेमेंट का करेगा, किससे रिकवर करेगा, मिस्टर
एक्स से। ये तो होता है राइट ऑफ इंडेमनिटी, यानी मुझे जो लॉस हुआ, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है वैसे, इंडेमनिटी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, किसी को हुए लॉस को क्या करना, रिकवर करना। तो अगर मैंने इसको पे करा है तो वो मुझे लॉस हुआ ना, तो उस लॉस को कौन इंडेमनीफाई करेगा, कौन मुझे उस लॉस को इंडेमनीफाई करेगा, मिस्टर एक्स। तो दूसरा राइट तो ये होता है राइट ऑफ इंडेमनीफाई। पहले राइट की अगर बात करें, राइट ऑफ सब्रोगेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्रोगेशन? सब्रोगेशन, आप जैसे कॉलेज में प्रॉक्सी वर्ड यूज होता है, स्कूल्स और कॉलेज में प्रॉक्सी वर्ड यूज होता है, यानी किसी के बिहाफ पे अटेंडेंस लगा देना, या किसी के बिहाफ पे जाकर के अटेंडेंस लगा दिया आपने, उसको बोला जाता है प्रॉक्सी। लॉ में वर्ड यूज होता है सब्रोगेशन। टिपिकली इसको बोला जाता है स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर, किसी और के शूज में जाके खड़े हो जाना। मतलब पहले जो बैंक के राइट्स हुआ करते थे ना, जो बैंक के राइट्स हुआ करते थे, अब ये मान लिया जाएगा जैसे ही श्योरिटी ने पेमेंट करी, जैसे ही इसका ड्यू ओवर ड्यू हुआ, मिस्टर एक्स ने पे नहीं कर पाया और मिस्टर वी ने उसको पे कर दिया, तो बैंक की जगह पर कौन आ जाएगा, मिस्टर वी। मिस्टर वी के पास क्या राइट होंगे, अब मुझे बैंक नहीं दिखेगा, बैंक की जगह कौन आ जाएगा, मिस्टर वी। यानी बैंक स्टेप इनटू द मिस्टर वी स्टेप इनटू द शूज ऑफ बैंक, और यहां पर बैंक मिस्टर वी आ जाएगा और मिस्टर वी के पास राइट होगा मिस्टर एक्स से पैसा रिकवर करने का। तो ये इसका मतलब होता है सब्रोगेशन, यानी मिस बैंक की जगह पर अब कौन आ जाएगा, मिस्टर वी स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ समवन एल्स, उसको बोला जाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो वो आ जाएगा श्योरिटी के पास अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। ठीक है। सेकंड है अपना जो मेजर हेड कि अगेंस्ट क्रेडिटर के अगेंस्ट कौन कौन से राइट्स होते हैं श्योरिटी के। पहला राइट होता है राइट ऑफ सिक्योरिटी। देखो बैंक कभी लोन देता है ना, तो ऐसे हवा हवाई में लोन नहीं दिया जाता, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होती है। वो सिक्योरिटी के बाद ही, आजकल वैसे कोलेटरल फी आया है, लेकिन कोलेटरल फी जनरली नहीं देता है बैंक। कोलेटरल फी में भी गारंटी दी जाती है। कोलेटरल फी जो अभी चल रहा है, लोग कोलेटरल फी में गारंटी देता है सेंटर, या तो आरबीआई देगा या फिर सीजी उसकी गारंटी देती है। नॉर्मल सिचुएशन की बात करते हैं तो सिक्योरिटी जो है ये पर्सन ही देता है। इस पर्सन को कुछ ना सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को लोन लेने के लिए, या तो वो अपने बिजनेस के डेटर्स और स्टॉक की सिक्योरिटी देता है कि डेटर और स्टॉक जो है वो बैंक आप वो ले लो सिक्योरिटी पे, या फिर अपनी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं वो सिक्योरिटी पर दी जाती हैं, उसको बोलते हैं चार्ज क्रिएट किया जाता है उनके ऊपर बेसिकली। तो वो जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी तो बैंक की होती है। मुझे एक बात बताओ, जब मिस्टर वी पे कर देगा बैंक को तो बैंक का तो रोल खत्म हो गया, बैंक को तो उसका पैसा मिल गया, मिस्टर वी आ जाएगा बैंक की जगह, और जो बैंक के पास सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी बैंक को किसको देनी पड़ेगी, मिस्टर वी को, क्योंकि बैंक आपका काम तो हो गया ना, आपको पेमेंट मिल गई। अब आपके पास जो सिक्योरिटी है, जो इसका चार्ज है अगेंस्ट इसकी प्लांट एंड मशीनरी, इसकी बिल्डिंग के अगेंस्ट जो चार्ज है, वो चार्ज आप ट्रांसफर कर दो किसको, मिस्टर वी को। तो जो आपके पास सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी किसको ट्रांसफर कर दो, मिस्टर वी को। ठीक है। ये राइट होता है अगेंस्ट क्रेडिटर, यानी अगेंस्ट बैंक। बैंक के अगेंस्ट राइट होता है श्योरिटी का। अच्छा जी। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, राइट ऑफ सेट ऑफ। राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब ये है कि बैंक जब इससे पैसा लेने गया मिस्टर एक्स से डेटर से, तो कुछ पैसा उसको मिल गया। सपोज 10 करोड़ का लोन था, उसमें से 2 करोड़ रुपए तो रिकवर हो गए, बचे 8 करोड़ रुपए। तो 8 करोड़ के लिए बैंक गया मिस्टर वी के पास कि भैया वो पे नहीं कर रहा है तो आप पे करो। मिस्टर वी ने पे कर दिए, तो मिस्टर वी जब पे करेगा तो मिस्टर वी कहेगा कि 10 करोड़ का आपका लोन था तो मैं पूरे के पूरे 10 करोड़ पे नहीं करूंगा। कितने पे करेगा, 8 करोड़। ये तो जनरल है और ऑब्वियस है कि जो अमाउंट प्रिंसिपल डेटर ने पे कर दी है उसका तो सेट ऑफ मिलेगा किसको, श्योरिटी को। उसका सेट ऑफ का राइट होगा श्योरिटी के पास। तो जब श्योरिटी 10 करोड़ का जो इसका लोन की रिपेमेंट कर रहा होगा, तो जो 2 करोड़ इसने पे कर दी है ऑलरेडी मिस्टर एक्स ने, वो सेट ऑफ कर लेगा। ठीक है, ये तो था दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं फिर तीसरे पॉइंट की तरफ, राइट ऑफ शेयर रिडक्शन। देखो, जब कोई पार्टी इंसॉल्वेंट होती है, जब कोई इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंसी की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें से प्रोपोर्शनेटली अमाउंट दी जाती है। लेट्स सपोज अगर मेरी 5 करोड़ की मेरी असेट्स है और मेरी 10 करोड़ की लायबिलिटी है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया तो मेरी जो 10 करोड़ की लायबिलिटी है उसको सबको 50% मिलेगा, क्योंकि मेरी असेट मेरे पास कितनी है, 5 करोड़ की मेरे पास असेट है, मेरी लायबिलिटी 10 करोड़ की है। जो वो रेशियो होता है, प्रोपोर्शनेट होता है, क्रेडिटर को कितना मिलेगा, 50%। तो इस वाले केस में अगर मैं एग्जांपल लूं कि मिस्टर एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और उनका भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बनती है, क्योंकि टोटल असेट्स 5 करोड़ की है, टोटल लायबिलिटी 10 करोड़ की है।
तो उनका जो प्रोपोर्शन रेशियो बनेगा 50%, यानी हर क्रेडिटर को जो सारी लायबिलिटी को 50% की पेमेंट हो पाएगी मैक्सिमम। तो वो जो रिडक्शन का राइट है, वो रिडक्शन का राइट मिस्टर वी के पास भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब बैंक मिस्टर वी के पास पैसा लेने जाएगा तो वो पूरा अमाउंट नहीं क्लेम करेगा, ओनली जितना उसका रेशियो 50% है तो 50% क्लेम करेगा। तो यानी राइट है श्योरिटी के पास कि वो जो रिडक्शन प्रिंसिपल लेटर की अमाउंट में से हो रहा है वो जब खुद पे करेगा उसमें भी वो रिडक्शन करेगा 50% का। तो ये होता है राइट ऑफ रिडक्शन। लास्ट है हमारा अगेंस्ट को श्योरिटी। देखो को श्योरिटी का कंसेप्ट ना पार्टनरशिप जैसा कंसेप्ट होता है। पार्टनरशिप पे आपने क्या पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पे आपने 12th में भी पढ़ा होगा, फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांटा जाता है, इक्वली कंट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करता है कि इतने रेट से देना है, इतना परसेंट या रेशियो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट उनकी पार्टनरशिप डीड, तो उस अकॉर्डिंग होता है। को श्योरिटी वाला कंसेप्ट भी यही है। अगर को श्योरिटी की जॉइंटली या सेवरली लायबल है और कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो को श्योरिटी मानी जाएगी किस रेशियो में है, 1:1 रेशियो में है। तो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे वो तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। अगर मैंने पूरा का पूरा पैसा इसको पे कर दिया और मैं को श्योरिटी हूं, तो अगर मेरा को श्योरिटी वाले एग्रीमेंट में को श्योरिटी एग्रीमेंट भी हुआ होगा हमारा एक, सपोज मिस्टर जेड है उसके साथ मैं को श्योरिटी हूं, तो मेरा इसके साथ भी को श्योरिटी वाला एग्रीमेंट होगा। तो जो इसके साथ एग्रीमेंट होता है बैंक्स के साथ या क्रेडिटर के साथ वो होता है जॉइंटली और सेवरली लायबल। इसका मतलब क्या होता है कि हम दोनों एक साथ भी लायबल होंगे और अलग अलग भी लायबल होंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा का पूरा अमाउंट उसको पे कर दिया क्योंकि मैं सेवरली भी लायबल था। लेकिन हमारा जो अपना कॉन्ट्रैक्ट होगा, को श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें अगर कोई रेशियो डिफाइंड नहीं है उस केस में तो 1:1। अगर कोई भी रेशियो नहीं है तो अगर लेट्स सपोज मैंने 10 करोड़ बैंक को पे करा ऑन बिहाफ ऑफ दिस, तो उसमें से 5 करोड़ में स्यू कर सकता हूं किससे, जेड से। राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन का मैं जेड से कहूंगा जेड कॉन्ट्रीब्यूट करो तुम 5 करोड़ रुपए जो मैंने पूरा का पूरा सेवरली पे किया है मैंने बैंक को, क्रेडिटर को, तुम आधा जो है इक्वली प्रोपोर्शन मुझे पे करो, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें कि अगर को श्योरिटी डीड जो है या को श्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है हम दोनों का या और पार्टीज है उनका, उसमें अगर कोई रेशियो डिफाइन कर रखा है कि जी 2:1 या फिर 3:1 का रेशियो डिफाइन कर रखा है कि 3% मतलब 75% मेरा होगा और 25% जेड का होगा, तो उस रेशियो में मैं कितना मांग सकता हूं, जो 25% पोर्शन होगा 25% के लिए मेरे पास राइट आएगा, राइट टू कंट्रीब्यूट। मैं कहूंगा जेड से जेड 25% कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं जेड को स्यू कर सकता हूं 25% के लिए। तो ये कंसेप्ट था हमारा अगेंस्ट को श्योरिटी। चलो गाइस अपने लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ने जा रहे हैं आज। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है पर्पस। इंडेमनिटी का पर्पस क्या होता है और गारंटी का पर्पस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी के लॉस को बचाना, किसी के लॉस को रीइंबर्स करने का मतलब होता है इंडेमनिटी। सिंपली प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस में क्या होता है, जो एक इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। यानी अगर मेरे को कोई लॉस हो जाता है, मेरी गाड़ी का मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया, मेरी गाड़ी को कोई लॉस हो गया तो उसको इंडेमनिफाई कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो वो इंश्योरेंस वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट, यानी रीइंबर्समेंट ऑफ लॉसेस। अगर मुझे कोई लॉस हो रहा है तो उसका मुझे रीइंबर्समेंट हो जाएगा। गारंटी का क्या पर्पस होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पर्पस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के दिल में क्या है, उसके दिल में है सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर। यानी वो जो बैंक जो मैं एग्जांपल ध्यान करो, एग्जांपल में जो बैंक है ना, बैंक, उस बैंक को बड़ी चिंता रहती है अपने पैसों की, यार मैं दे तो रहा हूं लोन, कहीं डूब ना जाए मेरा बैंक। आजकल तो वैसे सब कुछ होने के बाद भी डूब ही रहा है, लेकिन फिर भी फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है। ठीक है जी, ठीक है जी।
फॉर सिक्योरिटी ऑफ क्रेडिटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है। हमारा पहला पॉइंट हो गया जो कि था रिलेटेड टू पर्पस से। सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ लायबिलिटी। इंडेमनिटी में लायबिलिटी होती है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल। जो इंडेमनिफायर होता है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी लायबिलिटी होती है और अनकंडीशनल लायबिलिटी होती है। गारंटी वाले में सेकेंडरी लायबिलिटी होती है और कंडीशनल लायबिलिटी होती है। सेकेंडरी लायबिलिटी मतलब प्राइमरली कौन लायबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। मेरा एग्जांपल ध्यान करो, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन थे, मिस्टर एक्स थे प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर जो है वो प्राइमरली लायबल होता है और जो हमारा श्योरिटी होता है यानी मिस्टर वी यानी विवेक, वो कौन है, वो सेकेंडरी लायबल होता है। और कंडीशनल लायबल होता है। कंडीशनल का मतलब क्या हुआ, कंडीशन होती है कि कुछ श्योरिटी को पैसे, श्योरिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसको इनएक्ट में लाने के लिए क्या कोई कंडीशन होती है क्या, बिल्कुल कंडीशन होती है। अगर मिस्टर एक्स प्रिंसिपल डेटर अपनी अमाउंट पे नहीं करेगा तभी लायबिलिटी आएगी किसकी, श्योरिटी की। तो कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल डेटर अपनी अमाउंट को पे ना करे, ठीक है जी। तो कंडीशनल प्लस सेकेंडरी होती है यहां पर। थर्ड पॉइंट अपना पर्पस के अंदर क्या, थर्ड पॉइंट अपना है टाइम ऑफ लायबिलिटी। टाइम ऑफ लायबिलिटी हैपनिंग ऑफ एन कंटीजेंसी। कोई दुर्घटना हो गई, फ्यूचर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई कॉन्टीजेंसी हो गई, तब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिफाई जो है वो इनएक्ट में आता है और इंडेमनिफाइड की लायबिलिटी अराइज होती है। गारंटी वाले में कब लायबिलिटी अराइज होती है श्योरिटी की, बोलो बोलो बोलो, जब प्रिंसिपल डेटर पेमेंट ना करे। तो जब नॉन पेमेंट ऑफ पीडी दैट मींस प्रिंसिपल डेटर, उस केस में गारंटी वाले केस में इनएक्ट होता है हमारा राइट टू स्यू द पार्टी। ओके, इंडेमनिफाइड डोंट हैव द राइट टू स्यू थर्ड पार्टी। इंडेमनिटी जब मैं समझा रहा था तब मैंने सबसे पहला एक एग्जांपल दिया था, ध्यान करो। वो एग्जांपल कुछ आपको गारंटी वाले एग्जांपल से लगा होगा, लेकिन वो गारंटी नहीं था, वहां पे इंडेमनिफाई करने की बात हो रही थी। अच्छा जी, तो इंडेमनिफायर में ध्यान करो, जब हम इंडेमनिफायर का सेक्शन नंबर कौन सा होता है मुझे जल्दी से बता दो। 124 मेरे ध्यान में आ रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। सेक्शन नंबर 124 इंडेमनिटी को डिफाइन करता है, जिसके अंदर एक लाइन लिखी थी मैंने यहां पर, यहां नीचे 2 पॉइंट लिखे थे, 2 पॉइंट बाय कंडक्ट के नीचे 2 पॉइंट लिखे थे। पहला पॉइंट लिखा हुआ था जहां पर लिखा था बाय कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, दूसरा पॉइंट लिखा था बाय कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। दूसरे पॉइंट को ध्यान करो, कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। अगर किसी अदर पर्सन के डिफॉल्ट के कारण हो जाता है तो क्या इंडेमनिफायर उस थर्ड पार्टी को क्लेम कर सकता है, स्यू कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, इंश्योरेंस मैंने अपनी बाइक का कराया, मेरी बाइक का एक्सीडेंट किसी बस वाले ने कर दिया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उस बस वाले से पैसा मांगती है? नहीं। क्या इंश्योरेंस कंपनी की मुझे पेमेंट करने की लायबिलिटी है? बिल्कुल है, मेरे को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी बस वाले से पैसा मांगने जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी जी, बिल्कुल नहीं जाएगी। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी हैव राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। ध्यान करो, गारंटी वाला एग्जांपल जो मैं देता हुआ चला रहा हूं, मिस्टर वी श्योरिटी, बैंक, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिस्टर एक्स। तो श्योरिटी हैव राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर कब राइट आता है? मैंने भी इससे लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि श्योरिटी के पास राइट आ जाता है जैसे ही वो डिस्चार्ज कर देता है डेट क्रेडिटर ऑफ प्रिंसिपल डेटर, सॉरी खाली यहां तक, आफ्टर डिस्चार्जिंग द डेट ऑफ द क्रेडिटर। जैसे ही मैंने बैंक के पैसे, मान लो बैंक के पैसे देने थे किसको? मिस्टर एक्स को, प्रिंसिपल डेटर को उसने नहीं दिए, तो किसकी लायबिलिटी आएगी? सेकेंडरी लायबिलिटी श्योरिटी की। श्योरिटी जैसे ही पे करेगा तो क्या श्योरिटी के पास ये राइट होता है कि वो जाकर के मिस्टर एक्स को प्रिंसिपल डेटर से क्लेम करे वो अमाउंट, स्यू करे वो अमाउंट? बिल्कुल राइट होता है मिस्टर एक्स के पास स्यू करने का। चलिए, लास्ट पॉइंट है अपना कॉम्पिटेंसी का। तो इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में ऑल पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी वाले में दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होनी चाहिए? एलिजिबल होनी चाहिए, कोई भी माइनर नहीं चलेगा। लेकिन गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा प्रिंसिपल डेटर कैन बी माइनर, एक माइनर भी प्रिंसिपल डेटर हो सकता है। माइनर यानी गारंटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में
प्रिंसिपल लेटर तो माइनर हो सकता है लेकिन श्योरिटी माइनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट